हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 12th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है मॉड्यूल्स। देखिए, जो ये नया फीचर आया है मॉड्यूल्स, इसको मैं आपको ग्राफिकल पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल्स हैं। एक है फाइल 1.js और दूसरी है फाइल 2.js। अब फाइल 1.js है, इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कुछ फंक्शंस बनाए हैं और इसके अलावा कुछ क्लासेस भी बनाई हैं। अब यही सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस या क्लासेस जो हैं, जो मैंने फाइल 1 के अंदर बनाए, इसको मैं फाइल 2 के अंदर भी यूज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि मैं सारे वेरिएबल्स या फंक्शंस या क्लासेस को यूज करना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ इसमें से कुछ फंक्शंस ही यूज करना चाहूँ, एक या दो फंक्शंस या सिर्फ एक ही क्लास। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर एक नया फीचर आया जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स की हेल्प से हम किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल या क्लास किसी दूसरी फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमारा जो कोड की रीयूजेबिलिटी है काफी बढ़ जाती है और यहाँ पर कोड को भी मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है और इससे हमारी HTML की जो फाइल की लोडिंग का टाइम होता है वो भी काफी कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फाइल 1 के अंदर तो सारे फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए हुए हैं और किसी एक पेज के अंदर हमारे को सिर्फ दो ही फंक्शन यूज करने हैं उस मल्टीपल फंक्शंस में से। तो वो सिर्फ दो फंक्शंस मैं फाइल 2 के अंदर यूज कर लूंगा और फाइल 2 को मैं अपनी HTML की उस वाली फाइल के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे पास HTML की जो फाइल है वो काफी फास्ट लोड हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर हमने फाइल 1 के अननेसेसरी फंक्शंस या क्लासेस को लोड नहीं किया। तो अब जब भी मैं फाइल 1 के किसी भी वेरिएबल्स, फंक्शंस या क्लासेस को फाइल 2 के अंदर या किसी भी दूसरी फाइल के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो यहां पर हमारे पास मॉड्यूल्स के अंदर दो अलग अलग फंक्शंस आए हैं। एक है एक्सपोर्ट फंक्शन और दूसरा है इंपोर्ट फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को बेसिकली हम कोड में कैसे यूज करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मान लीजिए दो फाइल्स हैं। यहाँ पर भी हम वही ले लेते हैं, फाइल 1.js और फाइल 2.js। और फाइल 1 के अंदर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से और एक क्लास बनाई है यूजर नाम से। और मान लीजिए मैं सिर्फ फाइल 1 में से नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको फाइल 2 के अंदर यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को फाइल 1 के अंदर वेरिएबल जहां मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उससे पहले मेरे को यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड का यूज करना है जिसका नाम है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यहाँ से मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया कि नेम नाम का जो भी वेरिएबल है इसको मैं किसी भी दूसरी फाइल के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब जब भी मुझे फाइल 2 के अंदर नेम नाम के वेरिएबल को यूज करना होगा तो मेरे को वहां पर एक स्पेशल स्टेटमेंट लिखनी होगी कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लिखना है इंपोर्ट, उसके बाद मुझे लगानी है करली ब्रेसेस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर मुझे उस वेरिएबल का नेम देना है और उसके बाद मुझे लिखना है फ्रॉम और उसके बाद उस वाली फाइल का नाम जहां से मैं इस वेरिएबल को इंपोर्ट करने वाला हूं। यहां पर आपको फाइल के नेम से पहले आपको एक स्पेशल एक चीज दिखेगी, यहां पर लिखा हुआ है डॉट और उसके बाद बैकस्लैश। देखिए, जब भी आपको मॉड्यूल्स को यूज करना है तो आपको इसी तरीके का पाथ देना है। जो डॉट और बैकस्लैश है इसका मतलब होता है कि मैं यहां पर इसको एक रिलेटिव पाथ दे रहा हूं। अब यहां पर तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि फाइल 1.js और फाइल 2.js जो है दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फाइल जो अलग अलग फोल्डर्स के अंदर हो। मान लीजिए जैसे फाइल 1 है वो JS नाम के फोल्डर के अंदर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंगल डॉट और बैकस्लैश लगा के फोल्डर का नाम देना है JS, उसके बाद स्लैश लगा के फाइल 1.js देना है। तो ये तो हो गया हमारा फाइल का इंपोर्ट करना। अब मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को इस फाइल के अंदर अगर यूज करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं इसको कंसोल में प्रिंट कर सकता हूं या कहीं पर भी यूज कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। और मान लीजिए अगर मैं इस फंक्शन को भी यूज करना चाहता हूं फाइल 2 के अंदर या किसी भी दूसरी JS फाइल के अंदर, तो उसके लिए भी मेरे को यहां पर सबसे पहले कीवर्ड का लगाना है एक्सपोर्ट और यहां पर मैं इसके लिए स्पेशल स्टेटमेंट लिखूंगा इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का नेम। यहां पे आपको राउंड ब्रेसेस वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ नेम ही बताना है और फ्रॉम लगा के फाइल का नाम कि कहां से मैं इसे इंपोर्ट करने वाला हूं। और इसके बाद मैं इस फंक्शन को कहीं पर भी कॉल कर सकता हूं इस फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं क्लासेस के केस में भी इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो यहां पर भी मेरे को स्पेशल कीवर्ड लिखना है एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का नेम। और उसके बाद अगर मैं इसे किसी दूसरी फाइल के अंदर यूज करना चाहता हूं तो वहां पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर आपकी क्लास का नेम फ्रॉम पहली वाली फाइल का नाम। और इसके बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को इंक्लूड करने के लिए तीन अलग अलग लाइंस लिखी हैं। इसको आप सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट लगा के करली ब्रेसेस के अंदर ही तीनों का नाम देना है, नेम कोमा लगा के फिर हेलो लिख देना है, फिर कोमा लगा के क्लास का नाम यूजर। तो आप ये सिंगल लाइन के कोड के अंदर भी कर सकते हैं इंपोर्ट का काम। अब इसके बाद लास्ट काम आता है
कि जब मैं इस फाइल को file2.js को HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या करना है। देखिए वहाँ पर भी मुझे स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ करना है, मगर वहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ पर जब भी आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको देना है टाइप और उसके अंदर मॉड्यूल। मतलब कि आप बता रहे हैं कि जो ये मैं फाइल को इंक्लूड करने जा रहा हूँ ये एक मॉड्यूल फाइल है जो किसी एक मेन जेस का कोड यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको जब पाथ देना है तो यहाँ पर भी आपको वही रिलेटिव पाथ ही लगाना है, सिंगल डॉट लगा के उसके बाद बैकस्लैश और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम file2.js। बस आपको यहाँ हमेशा याद रखना है टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस तरह के मॉड्यूल्स के अंदर काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट का फाइल का कोड होता है वो सिंपली ऐसे नहीं चलता जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा है या बिगनर कोर्स के अंदर देखा है। यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है लाइव सर्वर की। या तो आपने कहीं से ऑनलाइन लाइव सर्वर परचेज किया हुआ है तभी आप इसका वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने इसे लैपटॉप को या कंप्यूटर को लाइव सर्वर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर एग्जाम सर्वर या वैम सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका यूज़ बेसिकली हम PHP के अंदर करते हैं, मगर आप इसका यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। इनको इंस्टॉल कैसे करना है मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। या इसके अलावा आप यहाँ पर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एडिटर के अंदर। लाइव सर्वर एक्सटेंशन के केस में आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम या वैम सर्वर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और ये काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आपको सिंपल सिर्फ एक ही एक्सटेंशन ही इंस्टॉल करनी होती है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, एक VS कोड एडिटर के अंदर लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और दूसरा एटम एडिटर के अंदर। अगर आपने दोनों वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका एक लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो इस वीडियो के प्रैक्टिकल में मैं यहाँ पर VS कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, जिसके साथ मैं यहाँ पर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल एक फोल्डर भी बनाया इस प्रोजेक्ट के लिए मॉड्यूल्स नाम से, जिसके अंदर मैंने 3 फाइल को इंक्लूड किया है। एक है HTML की फाइल index.html और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 JS की फाइल भी बनाई है, एक है library.js और एक है main.js। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरी HTML की फाइल है जिसके अंदर मैंने बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ और यहाँ पर ये दोनों फाइल्स हैं main.js जो भी empty है और यहाँ पर library.js। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो अपनी main.js फाइल है इसको इंक्लूड कर लेता हूँ अपने यहाँ पर HTML की फाइल के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर हेड टैग के अंदर यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर मेरे को सोर्स देना है। तो सोर्स से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें देना टाइप और उसकी वैल्यू देनी है मॉड्यूल, क्योंकि जो हमारी main.js फाइल है ये एक मॉड्यूल फाइल बनने वाली है। और इसी के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ सोर्स और सोर्स के अंदर आपको पहले लगाना है सिंगल डॉट फिर बैकस्लैश और उसके बाद main.js फाइल का पाथ। ये देखिए, तो देखिए मैंने जैसे आपको दिखाया कि दोनों फाइल जो है main.js और आपकी library.js ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रखी हैं, तभी मेरे को यहाँ पर कोई सब फोल्डर का नाम नहीं देना पड़ रहा। मान लीजिए ये अगर दूसरे फोल्डर में होती, जैसे मान लीजिए JS फोल्डर, तो यहाँ पर आपको पाथ देना होता JS फिर उसके बाद स्लैश लगा के main.js फाइल। स्टार्टिंग में आपको डॉट और स्लैश का यूज़ जरूर करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर इस फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे कंसोल में आ गया रन टाइम। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैं मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा हूँ और मॉड्यूल के केस में ये अलग से फाइल की कुछ स्क्रिप्ट चलती है, जबकि मैंने अभी कोई भी कोड नहीं किया तभी ये चलती रहेगी। इस पर आपको गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी library.js फाइल के अंदर जाते हैं। इस फाइल के अंदर ही हम अपने सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस या क्लासेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट मैसेज। आप कोई भी नाम ले सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ES मॉड्यूल्स, ES6 मॉड्यूल्स। ये देखिए, अब जो ये वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको हम कहीं पर भी दूसरी फाइल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो इससे स्टार्टिंग में पहले मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट लिखने से ही मैं इसे दूसरी फाइल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपनी दूसरी फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट के लिए मेरे को लिखना है इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे लगानी है करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर ही मुझे अपने वेरिएबल का नाम लेना है। तो हमारे वेरिएबल का नाम है मैसेज, ये देखिए, और इसके बाद फ्रॉम कौन सी वाली फाइल से, उसका पाथ देने के लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स ले रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ डॉट स्लैश और उसके बाद फाइल का नाम जिसका नाम है library.js। ये देखिए, अब मैंने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ या इसकी वैल्यू को शो कर सकता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू को अभी आपको शो करके दिखाता हूँ कंसोल में।
तो देखिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ मैसेज। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो गया ES6 मॉड्यूल्स, जो मैंने उस वाली फाइल के अंदर यहाँ पर मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की थी, वही यहाँ पर शो होगी है। और जैसे मैंने यहाँ पर कंसोल के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट किया है, आप इसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं डॉम की हेल्प से। तो डॉम की हेल्प से मैं इसको बॉडी टैग के अंदर सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML और इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ मैसेज। तो जो भी हमारे मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो हमारी बॉडी की इनर HTML सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया ES6 मॉड्यूल्स। तो इस तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको अनकमेंट। अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैं लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन का नाम जैसे मैं रखूँगा यूज़र। तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट ही करने वाला हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन यूज़र। और ये देखिए यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी वेरिएबल्स फंक्शन या क्लास को एक्सपोर्ट करना ही है, आप इसे हटा भी सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे हटा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारा वेरिएबल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसे दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कंसोल में, हेलो एवरीवन। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन मैंने इसे MSGS फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया। तो वहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर फंक्शन का नेम दे दूंगा जिसका नाम है यूज़र। ये देखिए यूज़र के बाद आपको यहाँ पे राउंड ब्रेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सीधा से कॉल कर लूँगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी हेलो एवरीवन। और मान लीजिए अगर मैं इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू एज ए पैरामीटर भी पास करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ आर्ग्यूमेंट के लिए। यहाँ पे ले लिया मैंने नेम और यहाँ पर मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अपने बैकटिक कोड लगा लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो और उसके बाद जोन सा भी यूज़र का नेम होगा उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया डॉलर करली साइंस, यहाँ पे मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं नेम की वैल्यू को शो कर दूंगा। ये देखिए तो इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो हमारी main.js फाइल है इसके अंदर जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ तो मेरे को यहाँ से एक नेम सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ याहू बाबा। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो याहू बाबा। तो इस तरह हम यहाँ पर फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं एज ए पैरामीटर जितनी मर्जी वैल्यूज यहाँ से सेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने अभी सिंगल वैल्यू को सेंड करके दिखाया और यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे रिटर्न भी कर सकता हूँ, इस वैल्यू को आपको रिटर्न भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा रिटर्न और लास्ट से राउंड ब्रेसेस हटा देता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब मैं जब इसे कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसको कहीं यूज़ करना है क्योंकि ये फंक्शन मेरे को कुछ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल और इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। जो भी वैल्यू हमारे को रिटर्न होकर आएगी उसको मैं कंसोल में प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी वैल्यू प्रॉपरली प्रिंट हो रही है। अब जैसे मैंने वेरिएबल और फंक्शन को एक्सपोर्ट किए, अब मैं यहाँ पर आपको क्लास का भी एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का एक नेम देना है। तो यहाँ पर मैं कोई एक नेम ले लेता हूँ जैसे टेस्ट और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना लेता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर मेथड। ये देखिए अब जब भी मैं इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा और उसमें मैसेज भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी मेन जेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ टेस्ट जो हमारी क्लास का नाम है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ए नाम से। ये देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया टेस्ट नाम की क्लास का। अब यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा मेथड अपने आप कॉल हो चुका है कंस्ट्रक्टर मेथड। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक मैसेज इंक्लूड किया है, यूज़र टेस्ट किया है, यहाँ पर क्लास बनाई है। बार बार उनसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है एक्सपोर्ट।
तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी होता है जहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लाइन के अंदर इन तीनों को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट और उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ पर मेरे को वैसे ही नाम देने हैं जैसे मैसेज आ रहा है, पहले मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद मेरे को यूज़र नाम का फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है और लास्ट में मेरे को टेस्ट नाम की क्लास को भी एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट हटा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं नॉर्मली फंक्शन बनाऊंगा और लास्ट में मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर भी मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारा कोड जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके का एक शॉर्टकट इंपोर्ट में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज नाम का वेरिएबल लिया है, फंक्शन लिया है। अब मान लीजिए मैं जो फंक्शन का नेम है उसको छोटा लेना चाहता हूँ या कोई बड़ा नेम लेना चाहता हूँ या उसका रीनेम करना चाहता हूँ, मतलब कि रीनेम करके उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इस फीचर को कहते हैं अलाइस नेम। तो उसके लिए देखिए मेरे को यहाँ पर नेम के बाद लेना है एज और यहाँ पर एक न्यू नेम ले लेना है। तो जैसे मैं इसका एक शॉर्ट नेम ले लेता हूँ जैसे यूएस। अब हमारे केस में तो यूज़र नेम ही ऑलरेडी छोटा नेम है, मान लीजिए फंक्शन का नेम बहुत बड़ा फंक्शन भी हो सकता है तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जब भी मुझे इसे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूँगा यूएस। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से यूज़र नाम को यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये कह रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस नाम का कोई भी फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जबकि हमने यहाँ पर लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर यूज़र नाम का ही फंक्शन बनाया हुआ, मगर यहाँ पर हमने उसे रीनेम कर दिया यूएस नेम से। तो यहाँ पर मेरे को नया नेम ही यूज़ करना पड़ेगा यूएस। ये देखिए तो हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे मैंने भी आपको दिखाया यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट बनाया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी नाम की जो फाइल है इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसको हमें बार बार यहाँ पर कोमा कोमा लगा के इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम भी काफ़ी लेंथी हो जाता है और यहाँ पे हो सकता है आपको सारे की सारे मेथड, फंक्शंस, वेरिएबल्स को यूज़ करना है इस वाली फाइल के अंदर। तो उसका भी यहाँ पर एक शॉर्टकट आता है जिसे हम कहते हैं स्टार। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टार और इसको मेरे को एक नेम भी देना है। तो यहाँ पर मैं अलाइस नेम ले लेता हूँ एज और इसको एक नेम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ याहू। अब स्टार का क्या मतलब है, लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर जोन से भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सारी की सारी इस वाली फाइल के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, मतलब कि इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब उसको जब भी मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले वर्ड का यूज़ करूँगा जिसका नाम मैंने रखा है याहू। तो देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है याहू डॉट मैसेज और यहाँ पर भी लिखना है याहू डॉट यूज़र। ये देखिए और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, जब मैं क्लास बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे लिखना है याहू डॉट टेस्ट। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारा सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह हमारा जो कोड है वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक स्टार लगा कर ही सारे के सारे मेथड्स, क्लासेस और वेरिएबल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉड्यूल्स नाम का जो फीचर है इसके अंदर हमारे पास एक आता है डिफ़ॉल्ट फंक्शन। उसको हम कैसे बनाते हैं और उसके अंदर यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये जितना भी कोड किया था इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन से पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट। और जब भी देखिए मेरे को डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड लेना है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। आपको यही नेम लिखना है और उसके बाद लिख देना फंक्शन। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है ये इसका बेसिकली कोई यहाँ पर नाम नहीं होता, ये पूरी की पूरी जो ये फाइल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है ये। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे कंसोल और यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ हेलो। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी मेन वाली फाइल के अंदर, इस वाले कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और जब भी मुझे डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट ही लगाना है। इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर पहले लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और उसके बाद इसको एक अलाइज नेम देना है। कोई भी मैं नेम दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एज और यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ जैसे याहू। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, बस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम और कौन सी वाली फाइल है जो मैंने नीचे लिखी हुई है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर जो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया है इसको मैंने एक नेम दे दिया याहू नाम से। अब मैं ऐसे ही कॉल कर सकता हूँ इसे, आपको कॉल करके दिखाता हूँ।
तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं होता, हम जहाँ पर इंपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर इसको कोई एक नेम दे देते हैं। और इसका भी हम एक छोटा सा और शॉर्टकट लगा सकते हैं यहाँ पर। उस केस में हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ याहू नेम ही दे सकते हैं। मैं आपको देखे दिखाता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल कोई भी एक वर्ड ले सकता हूँ, इसको एज ए वैल्यू मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब इसका क्या मतलब है कि जो भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा इस वाली फाइल के अंदर, कोई भी जो एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा उसको मैंने एक नेम दे दिया यहाँ पे याहू। तो इंपोर्ट में ऑटोमेटिकली समझ जाएगा यहाँ पर, अगर इसको याहू नाम का कुछ भी नहीं मिलता तो डिफ़ॉल्ट कोई भी फंक्शन होगा ये उसी को कॉल कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर इसी डिफ़ॉल्ट फंक्शन के साथ मैं बाकी फंक्शनैलिटीज़ भी चलाना चाहता हूँ वो भी मैं चला सकता हूँ। देखिए मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर वेरिएबल और फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए क्लास को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लास को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा मैसेज और यूज़र नाम का वेरिएबल भी है जिसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मेरे को अलग से एक लाइन लेनी है। मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे। और एक हमारा वेरिएबल है मैसेज नाम से, ये देखिए, और एक फंक्शन है यूज़र नाम से, ये देखिए। अब इनको भी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस वाली लाइन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको भी रिमूव कर देता हूँ, याहू को। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी के जो फंक्शन और मेथड्स हैं, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर की थी उसको भी हम यहाँ पे असेस कर पा रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पर जब ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया इसको कोई नेम नहीं दिया, तो इसको नेम कैसे दे सकते हैं, जहाँ पर भी हम इसे इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अब लास्ट में मैं आपको मॉड्यूल्स का एक लास्ट फीचर बता रहा हूँ जिसका नाम है एग्रीगेट मॉड्यूल्स। मतलब कि आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को किसी दूसरी फाइल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक हमारा ये मेथड बना ही हुआ यूज़र नाम से, बाकी सब रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ यूज़र नाम के फंक्शन को, ये देखिए। और यहाँ पर जो मैं ये आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूँ इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ हेलो। अब ये फंक्शन तो मेरा बन चुका है, यह है लाइब्रेरी नाम की फाइल के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल और बना लेता हूँ, वो भी जेएस की फाइल ही होएगी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैं मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर ही मैं एक न्यू फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मुझे कुछ इस तरीके का रखना जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। जो ये ब्रिज नाम की फाइल है ये दोनों फाइल्स के अंदर काम करेगी, मतलब कि दोनों के बीच का काम, मेन जेएस फाइल और लाइब्रेरी जेएस के फाइल के बीच का काम करेगी। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर ये यूज़र नाम का फंक्शन बनाया है इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मेन जेएस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से सारा कोड हटा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने मेन जेएस ही इंक्लूड की हुई है, मगर मेन जो जेएस फाइल है, जो हमारे पास ये वाली फाइल है, ये यहाँ पर सीधा से लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रही है। ये यहाँ पर इंपोर्ट क्या कर रही है, ये इंपोर्ट कर रही है ब्रिज जेएस को। तो उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंक्लूड। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर जो फंक्शन कौन सा है हमारे पास, वो फंक्शन हमने लाइब्रेरी फाइल के अंदर बनाया यूज़र नाम से। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र, और ये कौन सी फाइल से इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ब्रिज से। ये देखिए अब जो यूज़र नाम का फंक्शन है ये बेसिकली हमने ब्रिज के अंदर तो बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रिज फाइल है ये यहाँ पर इसके सारे मेथड्स या फंक्शंस को कॉल कर सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट, और कौन सा वाला फंक्शन है जिसका नाम है यूज़र फ्रॉम, और कौन सी वाली फाइल है जिसका नाम है लाइब्रेरी। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइब्रेरी से ब्रिज के अंदर इंपोर्ट किया और मेन जेएस के अंदर इंपोर्ट किससे किया, ब्रिज से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मगर यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आ चुका है, आप देख रहे हैं। ये कह रहा है ब्रिज जेएस जो है डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड यूज़र, वो इसको इंपोर्ट नहीं करवा सकती। मतलब कि यहाँ पर जो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिज से, तो यहाँ से सीधा से इंपोर्ट नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया यूजर नाम के फंक्शन को, ब्रिज में भी अगर मुझे इसे यूज नहीं करना है तो यहाँ पर मैं इसे यूज करूंगा एक्सपोर्ट। ये देखिए, तो यहाँ पे ब्रिज का इतना ही काम है कि वो एग्रीगेट कर रहा है अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में। ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल है और ये भी एक मॉड्यूल है। तो मैंने क्या किया है, अब एक्सपोर्ट पहले किए यहाँ से, जो यहाँ से इंपोर्ट की थी हमने यूज़र नाम का फंक्शन, यहीं से इसको एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पर इसे कॉल कर लिया, मतलब कि इंपोर्ट कर लिए यूज़र फंक्शन को कौन सी वाली फाइल से, ब्रिज वाली फाइल से। और इसी मेन जेएस फाइल को ही हम अपनी HTML फाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन को अब कॉल भी कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर यूज़र फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए ये फंक्शन बेसिकली कुछ रिटर्न कर रहा है। ये देखिए, तो इसने सीधा से प्रिंट नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर इसे कंसोल के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ console.log और उसके अंदर ये मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो। तो आपने देखा कि हम एग्रीगेट मॉड्यूल से मल्टीपल अगर मॉड्यूल्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए जस्ट हमारे को जो बीच वाली फाइल होती है उसके अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट का ही यूज़ करना है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हम इस फाइल को सीधा से HTML के अंदर यूज़ नहीं करने वाले, हम इसे किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे एक्सपोर्ट और यहाँ पे जाके हम इसे करेंगे इंपोर्ट। जबकि जो ये यूज़र नाम का फंक्शन है ये ब्रिज के अंदर नहीं बना हुआ, ये बना हुआ लाइब्रेरी के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक मॉड्यूल्स, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे किसी भी फंक्शन को या क्लास को अलाइस नेम दे एक शॉर्टकट नेम दे सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।